जो मैं बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका इलाज सड़क बनाने की चीज़ों से है, उसका इलाज उससे है। ये आप ज़रा सुनिएगा, इसमें सड़क से इलाज, सड़क बनाने के सामान से इलाज हो रहा है बीमारी का, ये सुनिएगा आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हम लोग कैंसर के अलावा टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं आपसे। रोज़मर्रा की बीमारियां जो तकरीबन 100 में एक आध को होती है, सबको तो नहीं होती, और मेरे ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा लगता है, आप लोग सवाल भी करते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ। उसमें सोरियासिस के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई सोरियासिस के बारे में बताओ, स्किन का डिसऑर्डर है। जिन लोगों को बीमारी है उनको पता भी है कि क्या होता है, जिनको नहीं है उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है कि डॉक्टर के पास बात करने को कुछ होता नहीं है। बीमारी और दवा, इसके अलावा क्या बात करेगा डॉक्टर। तो मैंने सोरियासिस के बारे में पढ़ा भी और मुझे सोरियासिस के बारे में मालूम भी है, क्योंकि ये भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो जो भी इम्यून सिस्टम से डिजीज़ वाबस्ता हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। कैंसर मुख्य रूप से बहुत बड़ी डिजीज़ है, तो कैंसर पे हमने बहुत चर्चा करी। तकरीबन 160 वीडियोस बनाए होंगे मैंने कैंसर के बारे में। कैंसर का हम इलाज भी ज़्यादा कैंसर का ही करते हैं और इम्यून सिस्टम से इलाज करते हैं, इम्यून सिस्टम की मदद से करते हैं। तो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ेस तकरीबन बहुत सी होती हैं, तो उसको एक एक करके कवर कर रहा हूँ मैं आपको। सोरियासिस उसी कड़ी का एक रास्ता है, उसी कड़ी के बारे में बात करूंगा जो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है और स्किन पे मैनिफेस्ट होती है, हमारी स्किन के ऊपर, हमारी त्वचा पे होती है। और इसकी मुख्य रूप से जो इसकी परिभाषा है उसमें यह आता है, जो डेफिनेशन है इसकी, कि स्किन में स्केली लेजन्स हो जाते हैं। स्केली लेजन्स का मतलब क्या होता है, स्किन थोड़ी मोटी हो गई, चकत्ते पड़ गए और खाल वहाँ से गिर रही है, उतर रही है, छिल रही है, और उसके अंदर एक पिक्यूलियर, जो बहुत शुरू से हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन मेडिकल कॉलेज के बचपन की बात करूं तो कहते हैं सिल्वरी स्केल्स, सिल्वर की तरह स्केल्स निकलना, स्किन के ऊपर से झड़ना। ये यूजुअली इसमें ग्रेड्स होती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेती है बीमारी, हाथ पैरों पे ज़्यादा होती है, कोहनियों से शुरू होगी, पीछे के हाथों में होगी, ऐसी नीचे की पिंडलियों से नीचे होगी, या आगे की हड्डी के सामने जो स्किन होती है वहाँ होगी। तो यूजुअली जहाँ हड्डी होती है और जहाँ स्किन होती है उस जगह पे ज़्यादा होती है ये। इसमें जो इलाज है, ये बहुत पुरानी बीमारी है, समझिए कि बहुत पुरानी बीमारी और बहुत पुराना इलाज इसका। आपको हैरत होगी, कोलतार इसका इलाज है। यानी जो सड़क पे आप जिससे डामर की सड़क बनाते हैं, कोलतार बनाते हैं, कोलतार लिक्विड की फेस में आता होगा, आपने देखा है, लिक्विड की तरह उबलता है, वो गर्म होता है और काला काला सा जो है वो लिक्विड होता है, उसे कोलतार बोलते हैं। कोल से बनता है। कोल क्या है? कोयला। कोयले को जब हम कंडेंसेशन करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है कोलतार, वो होता है। ये पता नहीं कैसे, किस वजह से ये इसका ईजाद हो गई। ईजाद होना भी बड़ी कमाल की बात होती है। आपको बताऊं मैं, मेडिकल साइंसेज में ये भी कमाल है कि बीमारी हुई, कोलतार से ठीक हो जाती है, पता चला, और कोलतार लोग लगाने लगे। कोलतार के ऑइंटमेंट आते हैं, आज तक वही लगता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी भी इनिशियल बीमारी का या क्रॉनिक बीमारी का सबसे सस्ता इलाज कोलतार है इसका। अब आप देखिए कि इटियोलॉजी कैसे बीमारी की पता चलती है, कोलतार से क्या ताल्लुक़ है इस बीमारी का, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। सबसे ज़्यादा आपको मज़ा इन बातों में आएगा कि साइंस कैसे डेवलप हुआ। मेरा मकसद होता है, मैं डॉक्टर बनाना नहीं चाहता आपको, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो मालूमात हो के जाएं, आपको पता हो कि आपकी बीमारी क्या हो सकती है, तो डॉक्टर को भी पढ़ने पे मजबूर कर सकें हम कि थोड़ा बहुत तुम भी पढ़ लो भाई, क्योंकि बीमारी चलती रहती है, महीनों डायग्नोसिस नहीं होता। मैंने शुरू में बताया था, लंग कैंसर में ऐसा होता है। लंग कैंसर है, टीबी का इलाज चल रहा है, 2 महीने हो गए, जब ठीक नहीं हुए तो पता चला लंग कैंसर था। वो 2 महीने बड़े क्रूशियल थे, वो निकल गए। खैर, तो कोलतार क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन जो है दुनिया में पाया गया न्यूट्रल एलिमेंट है। आपने सुना होगा डायमंड को कहते हैं न्यूट्रल एलिमेंट है। डायमंड के बारे में भी ये है कि मोस्ट न्यूट्रल, इम्यून रिएक्शन नहीं करता। ऐसी कोलतार भी जो कार्बन से निकला, यानी कोयले से निकला। कोयला भी एक प्रकार की कार्बन है,
डायमंड भी एक प्रकार की कार्बन है। तो ये कोयला भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इम्यून सिस्टम से रिएक्ट नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम को ठंडा रखेगा, इम्यून सिस्टम को ठंडा कर देगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि कोल तार ने एक लेयर बना दी एनवायरमेंटल एक्सपोजर से। जो एनवायरनमेंट का एक्सपोजर बाहर से हो रहा था स्किन पे, उसको होने नहीं दिया, न्यूट्रल हो गया। जैसे कि समझ लीजिए कि बर्फ लगा दिया आपने किसी जगह पर, इम्यून सिस्टम तो रिएक्ट कर रहा है ना। इम्यून सिस्टम की क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है स्किन पे, इसलिए स्किन को जल्दी जल्दी डेवलप करा रहा है। स्किन की लेयर्स होती हैं, इसमें पाया ये गया कि जो सेल्स बनते हैं समझिए कि 300 दिन में, वो 5 दिन में बनने लगे। स्पीड इतनी तेज हो गई उनकी बनने की, और वो जमा होने लगे, लेयर्स बनाने लगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। अब इतने बनेंगे तो क्या होगा, झड़ेंगे, लेयर्स बन के झड़ना शुरू हो गई। 300 दिन का काम 5 दिन में, 4 दिन में पूरा हो रहा है। जो 5 दिन में सेल बनना था वो 36 घंटे में बन जा रहा है। किताब में सब लिखा है, ये सब बातें फैक्ट हैं, जो डॉक्टर से उन्हें पता है। तो क्यों हो रहा है कि कोई एनवायरमेंटल एक्सपोजर है एलर्जन का। एलर्जन मैंने पिछली मरतबा अपने वीडियो में बताया था, जो एलर्जी प्रोड्यूस करे, जो बॉडी को रिएक्ट कराए, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, उसे एलर्जन बोलते हैं। मालूम नहीं हुआ आज तक कि क्या एलर्जन है इस बीमारी में। क्या खाली एयर एलर्जन है, क्या एयर के अंदर जो कीटाणु चलते हैं वो एलर्जन है, क्या चीज़ एलर्जन है, इसके बारे में एटियोलॉजी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन ये पाया गया कि अगर हम कोल तार लगा दें वहाँ पर स्किन पे, तो वो एलर्जन का एक्सपोजर ख़त्म हो जाएगा और बीमारी शांत होने लगेगी। ये कमाल की इजाद थी, यानी इजाद पहले हो गई और ये रिसर्च अब आके हुई है कुछ साल पहले कि ये क्या रीज़न होता है। किताब में अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया कि कोल तार क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च में जो अपनी पाया उसका वजह यही है कि कोल तार न्यूट्रल है, बिल्कुल डायमंड की क्वालिटी रखता है। डायमंड भी न्यूट्रल है, जिसे आपने सुना होगा गोल्ड न्यूट्रल है, सिल्वर न्यूट्रल है, वो भी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देता है। तो सबसे सस्ती चीज़ क्या पाई कि कोयले से बनाई हुई चीज़, तो ये है। तो इसमें स्केली लेजन्स होते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी समझ में नहीं आया। फैमिलियल भी होता है, फैमिलीज़ में भी 50% पेशेंट्स को फैमिलियल भी होता है। फैमिलियल का मतलब फैमिली में रन करने वाली बीमारी, कि फैमिली में किसी और को भी था तो मुझे भी हो सकता है, ऐसा भी पाया गया है। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है 2 प्रकार की होती है। आपको मैंने पिछली बार बताया था, हाइपर सेंसिटिविटी जो ये बीमारियां कर रही है, जिसमें दमा भी आता है, मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, बालों का गिरना मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। और इम्यून सिस्टम का अंडर एक्टिवेशन, जहां इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट नहीं किया वहां कैंसर। तो ये 2 स्पेक्ट्रम्स हैं डिजीज के। तो सोरियासिस जो है वो इम्यून रिएक्शन की डिजीज है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, के सेल्स, स्किन इतनी बराबर बनना शुरू हो गई, स्किन की लेयर्स इतनी तेज तेज बनी कि वो मोटी होती चली गई और झड़ना शुरू हो गई। रोज़ झड़ती है लोगों की स्किन, इतनी ज़्यादा झड़ती है, मतलब वो सोशलाइज नहीं कर पाते, कहीं बैठ नहीं पाते, क्योंकि उनकी स्किन गिरती है तो उन्हें शर्मिंदगी होती है। खैर, तो ये चीज़ है। इसका ट्रीटमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि कोल तार का बेस जो है वो ट्रीटमेंट का काला क्रीम है। अब उसमें नई चीज़ें आने लगी, जब से ये पता चला कि इम्यून रिस्पॉन्स में क्या क्या साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं ऐसे वक्त में, जो अंदर ग्रोथ फैक्टर्स या साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। साइटोकाइंस का मतलब होता है कि जो सेल्स को बढ़ाने वाले केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं एलर्जन के वजह से, उन केमिकल्स को रोकने की दवाएं भी आना शुरू हो गई हैं। वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव बहुत है, और ये आपका जो कोल तार है ये बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है। तो ये चीज़ें मुझे आपको बताना थी। इसमें बहुत वेरिएशन होता है। सोरियासिस जो है वो एक तो पिक्यूलियर स्किन लेजन्स होते हैं, जिसमें स्केली लेजन्स होते हैं, गिरते, और कभी कभी सोरियासिस जनरलाइज भी होता है, पूरी बॉडी पे होगा। कभी कभी सर में होता है खाली सोरियासिस, लगेगा आपको स्काल्प में इन्फेक्शन हो गया आपकी बालों के अंदर, और चिकना चिकनापन है और वहाँ पर खाल झड़ रही है। वो भी सोरियासिस की एक वैरायटी होती है। सोरियासिस के मरीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है उसको ये देखना कि उसका जो पहला सिम्टम होता है वो उसके नाखून तेज़ी से पैदा होना शुरू हो जाएंगे। यानी नाखून काटता था 15 दिन में, 12 दिन में हम काटते हैं, 10 दिन में लोग काटते हैं,
वो 3 दिन में काटना शुरू कर देगा। ये अर्ली सिम्टम है। नेल बेड के अंदर भी सोरियासिस होता है। अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी तो नेल बेड को छोड़ देगा नाखून, नाखून यहाँ पर ख़राब होने लगेगा इस जगह। ये भी सोरियासिस नाखून की बीमारी होती है। तो इसमें हमें ग्रेडिंग पता होना चाहिए कि हम बीमारी से कितना लड़ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी से ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब जब होती है, जब बीमारी हो जाती है, तब मेंटली आदमी डिरेंज हो जाता है कि मुझे ये क्या बीमारी हो गई, मैं सोशलाइज नहीं कर पा रहा, एक्सपोज नहीं हो पा रहा, पूरी बॉडी कवर करके रखना पड़ती है, कहीं दिख नहीं जाए, स्किन लेजन है, ये है वो है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन बीमारी तो आपकी थोड़ी है बीमारी, आपको तो बीमारी मिली है, आपका उसमें क्या दोष है? तो दोष थोड़ी है आपका, आपको खाली रहना सीखना है उसके साथ में, कैसे रहना है, आपका कोई दोष नहीं है। आपको, मैं तो ये मानता हूँ कि बीमारी में आपको भगवान ने चुना लोगों को सबक देने के लिए कि मुझे पहचानो, मैं भी हूँ। नहीं तो दुनिया बिल्कुल जानवरों की तरह चलने लगेगी। जैसे जानवरों का ज़िंदगी है वैसी हमारी हो जाएगी। कोई भेदभाव, कोई रख रखाव, कोई मोरल साइंस, कोई सोशलाइजेशन कुछ होगा ही नहीं। परिवार, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें इस फैब्रिक में रखने के लिए आपको चुना अल्लाह ने, भगवान ने, कि भाई तुम्हें एग्जाम्पल बना के दिखा रहे हैं कि तुम एग्जाम्पलरी हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इसको झेल जाओगे, इस बीमारी को, और तुम झेल जाओगे और तुम लोगों को अपनी वजह से ये वो दे पाओगे कि भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, उसको मानना सीखना चाहिए, ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़रूरी है। बीमार आदमी के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें बहुत कम लोगों में चुना है अल्लाह ने, तुम्हें बहुत कम लोगों में चुना है कि तुम कम से कम उसकी नेमत को, उसकी शख्सियत को बयान कर सको, उसकी अज़मत को बयान कर सको, उसकी रहमत को बयान कर सको। तो तुम पे तकलीफ आई है लेकिन औरों पे तो रहमत दी है अल्लाह ने, ये अल्लाह बता रहा है। तो ये चीज़ें हैं। कुरान में लिखा है, हमारी किताब में ये लिखा है कि मैंने अक्ल रखने वालों के लिए बहुत से एग्जाम्पल छोड़े हैं दुनिया में। अक्ल रखने वालों के लिए 1500-1400 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। जब हमारी किताब आई थी, जब लिखी गई थी, हम तो ये मानते हैं किताब में हूबहू जो लिखी थी वैसी की वैसी है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, चूँकि दिल के अंदर महफूज है। हिफ्ज़ हम कराते हैं उस किताब को, हाफिज़ चले आ रहे हैं, हाफिज़ों की एक फ़हरिस्त है, हाफिज़ से हाफिज़, हाफिज़ से हाफिज़। तो जो पूरी हिफ्ज़ की हुई किताब है वो चेंज नहीं होती। तो किताब कागज़ पे मौजूद नहीं है बल्कि हमारे सीने में मौजूद है। तो ये बातें मुझे आपको बताना थी। और सोरियासिस में जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पूरा गायब कर देते हैं। बस उनकी एक ही कमी है कि जब दवा आप छोड़िएगा तो बीमारी लौट के आना शुरू हो जाएगी। किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम लोग कोलतार से ठीक हो जाते हैं। इसमें स्टेरॉइड की क्रीम नहीं लगाई जाती है। इसमें जो आपको दवा की दुकान पे क्रीमें मिलती हैं, आप लोग लगाएंगे, उससे आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे आपको ख़ास तौर पे बताना थी कि ये सोरियासिस क्या है और सोरियासिस में क्या इलाज है और इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, और हमें जो है वो कब ज़रूरत है इलाज की, कब अगर कम है बीमारी तो इलाज की ज़रूरत नहीं है। कुछ दवाओं से ताल्लुक़ रखता है, वो भी मैं बताऊंगा नहीं आपको, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये जनरल पब्लिक का टॉपिक होता है, मैं कोई डॉक्टर बनाने की कोशिश किसी को नहीं करता। मैं आपको बस खाली एक रोशनी देता हूँ कि इस तरीके से आपका ज़िंदगी आसान हो, अच्छी हो, और जहाँ तक हम डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाए वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि आपके परिवारों में एक बात बता सकूँ, समझा सकूँ। आप लोगों के दिन अच्छे गुजरे, आप लोगों के कारोबार अच्छे चलें और आप लोग खुश रहें, और हमेशा आप जो हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए और मोरल्स पे चलिए। और इसी के साथ आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आप मुझे हमेशा प्रमोट करते हैं, सवाल करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे ही करती रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, सवाल लिखते रहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, नमस्कार।